हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ रिपोर्ट इज डन अकॉर्डिंग टू। जब भी आप एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल तरीके से इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है चॉइस ऑफ राइटर, कलेक्शन ऑफ डेटा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या फिर ऑर्डर इन विच इवेंट्स ऑकर्ड। तो देखिए, क्रोनोलॉजिकल जो वर्ड है वो क्रोनोलॉजी वर्ड से आया है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ टाइम एंड डेट्स। क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ टाइम एंड डेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिस्ट आप बताओ, तो आप क्या बताओगे कि सबसे पहले 1950s में कौन आया, फिर 1960s में कौन आया, फिर 1970s में आया। यानी आप एक जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आप बताओगे कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड, कि किस क्रम में कोई घटना घटी है, वो ऑर्डर डेट वाइज या टाइम वाइज जो ऑर्डर है उसी को हम क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब भी आप एक रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से होता है। और इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर इन विच इवेंट्स ऑकर्ड। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। चॉइस ऑफ राइटर नहीं हो सकता है, क्योंकि राइटर कैन फॉलो एनी ऑर्डर, राइटर कोई भी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है। कलेक्शन ऑफ डेटा भी नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो अरेंज की गई है वो कैसे अरेंज की गई है इस बेस पे होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो क्रोनोलॉजिकली हो। और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि व्हाट मेक सेंस लॉजिकली, ठीक है, जो कि लॉजिकल हमें समझ में आए, तो वो भी आपका क्रोनोलॉजिकल नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी है। तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ रिपोर्ट इज डन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन विच इवेंट्स ऑकर्ड। ये आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ रॉ डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5। डिसेंडिंग का क्या मतलब है? जस्ट अपोजिट 5 4 3 2 1। तो अगर आपके पास कोई रॉ डेटा है, इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन हैं ऑर्डर्ड अरे, नॉमिनल अरे, ऑर्डिनल अरे या फिर इंटरवल अरे। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इस अरे का क्या मतलब है। जो हिंदी में हम अरे कहते हैं ना, उस अरे से मतलब नहीं है मेरा, ये अरे है। अरे का मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जांपल, कोई नंबर हो सकता है और वर्ड्स, कोई भी नंबर या वर्ड्स हो सकता है, और ये स्टोर किया जाता है कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे ध्यान रखना कि विदाउट एनी गैप और ब्रेक, कोई भी गैप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 100 में लिखता हूँ तो 101 होगा, 100 के जस्ट बाद आएगा 101, और 101 के बाद 102 आएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में नंबर बताया है वो कॉन्जिक्यूटिव है। तो ध्यान रखना कि अरे का क्या मतलब है? एक लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि एक तरीके के हैं। फॉर एग्जांपल नंबर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, जो कि स्टोर किया जाता है कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे। इसका मतलब है नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स और ब्रेक्स। फॉर एग्जांपल 100 101 2 3 4 ये सब। और यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। तो ये आपने जान लिया। देखिए, जब भी कोई भी रॉ डेटा को आप असेंडिंग
या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम ऑर्डर्ड अरे कहते हैं। नॉमिनल अरे क्या होता है? जब हम कैटेगरीज में बांटते हैं, कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल कोई जेंडर हो गया, रेस हो गया, ये सब, तो उसे नॉमिनल अरे कहते हैं। ऑर्डिनल अरे का क्या मतलब है? जब हम रैंकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो स्विगी या जोमेटो वाला होगा उसको आपने रेट दिया होगा, आपने ओला कैब में रेट दिया होगा, या फिर आपने क्लास में बच्चों को ग्रेड पाते हुए देखा होगा कि ए पाया, बी पाया, सी पाया। तो ऑर्डिनल अरे का क्या मतलब है? यहाँ पे रैंकिंग पाई जाती है, जैसे ग्रेडिंग, रेटिंग एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल। इंटरवल अरे का क्या मतलब है? यहाँ पे जो गैप है वो इक्वल होगा, इक्वल गैप होगा या फिर इक्वल इंटरवल होगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल गैप या इक्वल इंटरवल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये 100 जो है वो कांस्टेंट होगा, ये गैप जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसे हम इंटरवल अरे कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैम्पलिंग एरर अराइजेज ड्यू टू, आपको बताना है कि सैम्पलिंग एरर जो है वो किन कारणों से होता है। आपके ऑप्शन है इन्वेस्टिगेटर्स बायस, डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, रिस्पोंडेंट्स बायस, या फिर सैम्पलिंग मेथड अप्लाइड। सबसे पहले जान लो कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर होता है जब हम सैंपल यूज़ करते हैं, यानी जब हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम सैंपल एरर होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता करना है कि हमारे यहाँ जो एडल्ट फीमेल्स हैं इनकी एवरेज हाइट क्या है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमें ये पता करना है कि हमारे इंडिया में जो एडल्ट फीमेल्स हैं, मतलब 18+ जो हैं, उनकी एवरेज हाइट कितनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रफली 50 करोड़ जो है वो हमारे पास एडल्ट फीमेल्स हैं इंडिया में। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने ले लिया, 50 करोड़ जो है वो फीमेल्स हैं। तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम 50 करोड़ फीमेल्स का एवरेज हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा पॉपुलेशन है। तो हमने क्या किया, सैंपल ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 लाख एडल्ट फीमेल्स का सैंपल ले लिया, एवरेज हाइट कैलकुलेट कर लिया। पॉपुलेशन की जो हाइट थी वो कितनी थी? 5.8 फीट। ये सब हाइपोथेटिकल है। और जब हमने 10 लाख लोगों का सैंपल लिया तो कितना आया? 5.5 फीट आया। तो डिफरेंस कितना आया? 0.3 फीट का। और यही डिफरेंस क्या है? यही आपका सैम्पलिंग एरर है। सैंपल लेने की वजह से जो एरर है उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और इसका क्या मतलब है कि सैम्पलिंग एरर ऑकर्स व्हेन सैंपल यूज्ड इन द स्टडी विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो 0.3 फीट जो आया है ये आपका सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और टाइप 1 एरर ऑकर्स व्हेन, टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। टाइप 1 एरर कब होता है? आपके ऑप्शन है रिजेक्ट्स अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, डज नॉट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, डज नॉट रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि टाइप 1 एरर जो है वो रिजेक्शन से रिलेटेड है। टाइप 1 एरर जो है वो रिजेक्शन से रिलेटेड होता है। तो जिस भी ऑप्शन में डज नॉट रिजेक्ट है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा। आप चाहो तो पूरा प्लेलिस्ट देख के आसानी से इस सारे टर्म्स को समझ सकते हो। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। डायग्राम पे आप देखो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और डिसीजन क्या लिया गया है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है या फॉल्स है? पहले फॉल्स होता है फिर ट्रू होता है। स्क्रीन पे आप देख लो डिसीजन आपने क्या लिया है, रिजेक्शन है या नहीं। तो रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर और अल्फ़ा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अ टाइप 1 एरर ऑकर्स व्हेन वन रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रीटस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड। ट्रीटस को आप इस समय के लिए ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी एक सब्जेक्ट पे आपने कोई ऐसे या फॉर्मल या सिस्टमैटिक रिटन डॉक्यूमेंट लिख दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम मोनोग्राफ कहेंगे, या इसे रिपोर्ट कहेंगे, या सिनॉप्सिस कहेंगे, या फिर इसे हम रिसर्च आर्टिकल्स कहेंगे? तो देखिए, अ ट्रीटस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। आपने पढ़ा होगा मोनोपोली, यहाँ पे भी मोनो आया है, ठीक है। तो मोनो का क्या मतलब है? सिंगल। तो मोनोग्राफ का क्या मतलब है कि एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जब की जाती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, ये यूजुअली किसी सिंगल ऑथर द्वारा की जाती है, या फिर कई केसेस में कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑथर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है इसके बारे में सुना होगा, एडम स्मिथ। इसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। सिनॉप्सिस आप सभी जानते हैं कि ब्रीफ और स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होता है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड और एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में हम बताते हैं। जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो उससे पहले हमें एक ब्रीफ बताना होता है कि हम रिसर्च में फ्यूचर में करेंगे क्या। तो ये ब्रीफ और स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन जो होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का, इसे ही हम सिनॉप्सिस कहते हैं। रिपोर्ट आप सभी जानते ही हैं। रिसर्च आर्टिकल मैं बताता हूँ। रिसर्च आप जानते ही हैं, आर्टिकल का मतलब क्या है? एक रिटन पेपर होता है जिसमें किसी साइंटिफिक रिसर्च का आउटकम बताया जाता है और उसके साथ सपोर्टिंग क्लिनिकल डेटा भी उसके साथ होता है। तो यहाँ पे फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? आपके ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ पी, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी। तो देखिए, आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सिर्फ दो आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। बाई का क्या मतलब है? टू। तो यहाँ पे सिर्फ दो आउटकम्स ही पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे ये हम इसको सक्सेस कह लें, चाहे फेलियर कह लें। सक्सेस को हम पी से डिनोट करते हैं, फेलियर को क्यू से। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो दो आउटकम्स हो सकते हैं, विन और लूज भी हो सकता है। और इसको किसने दिया है? इसको दिया है जेम्स बर्नौली ने, इसीलिए इसे हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। जैसे मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन नहीं, इसे म्यू कहते हैं बेसिकली। मीन आप सिंप्लिसिटी के लिए कह सकते हो। मीन निकालना है तो एन पी का हो जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। इसे आप अंडर रूट कहो चाहे स्क्वायर रूट कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू कहो चाहे अंडर रूट एन पी क्यू, दोनों का मतलब एक है। और अगर हमें वेरिएंस निकालना हो, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन पी क्यू। ये तीनों जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और उल्टा यू क्या है? इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर। समझ लो, अगर मान लीजिए एडिशन लिखा होगा
इसको मतलब प्लस है, या फिर ओ आर लिखा होगा, और लिखा होगा, या फिर यू लिखा होगा। यू का क्या मतलब होता है? यूनियन। अगर यू लिखा है तो इसका मतलब क्या है? एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? एंड लिखा होगा, या फिर उल्टा यू होगा, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका इक्वेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो दो इवेंट हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, ये क्या होगा? आपके ऑप्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे एग्जॉस्टिव है। थर्ड है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सारे इवेंट्स को एक बार समझ लेते हैं। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि दो इवेंट एक साथ कभी भी एक समय में नहीं आ सकते। मतलब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, अगर बी आ रहा है तो ए नहीं आएगा। ठीक है, टू इवेंट्स विच कैन नॉट ऑकर एट सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक समय में कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये हो जाएगा। ज़ीरो का क्या मतलब है? देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इफ़ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम लूडो खेलते हैं तो हम डाइस रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार हमने लूडो में जो डाइस है उसको रोल किया, 6 आ गया। दूसरी बार रोल किया तो 2 आ गया। तो क्या पहली बार जब हमने रोल किया था और जब दूसरी बार रोल किया है तो दूसरी बार का जो प्रभाव है वो पहले पे पड़ा है? ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड टाइम जब हमने रोल किया और वो 2 आया, तो ये डिपेंडेंट तो नहीं है फर्स्ट वाले पे ना, तो इसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस समझना होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका अगर हम टोटल कर दें तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? हेड एंड टेल। तो इसका मतलब है क्या? टोटल आउटकम कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या होगा? सैंपल स्पेस। यहाँ तक समझ गए? अब समझते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है। तो जब भी कोई सेट ऑफ इवेंट होता है उसमें सैंपल स्पेस अगर ऐसा है कि उनमें से एक इवेंट है वो आएगा ही आएगा, तो उसे हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? हेड और टेल। तो उसमें से आप देख रहे हो कि एक ना एक चीज़ तो आएगा ही आएगा। ये हो सकता है हेड आ जाए या फिर हो सकता है कि टेल आ जाए। तो यहाँ पे वन ऑफ देम मस्ट ऑकर फॉर श्योर। अगर उसमें से कोई एक इवेंट जो है वो होना ही होना है, तो उसे हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं। अब आखिरी देख लेते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्या मतलब है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव को समझने से पहले आपको यूनियन जानना होगा। यूनियन मैंने अभी आपको बताया था कि उल्टा यू है तो ये यूनियन होगा। यूनियन का मतलब क्या है? प्लस। तो कलेक्टिवली का क्या मतलब? सारे इवेंट्स को हम प्लस कर रहे हैं। तो जब सेट ऑफ इवेंट्स ऐसा है जिसमें जिनके भी यूनियंस हैं, अगर वो इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं कि वो हमारा सारा सैंपल स्पेस जो है वो फॉर्म हो जा रहा है, तो उसे हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। देखिए, ये समझना थोड़ा सा कठिन है, पर कोशिश करिए आप। एक दो लेक्चर में और मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक बैग है, इसमें आपके पास 3 बॉल हैं। एक बॉल आपके पास रेड है, एक आपके पास ब्लू है, और ये थर्ड वाला आपके पास ग्रीन है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं?
रेड, ब्लू या ग्रीन, यही आ सकता है। तो ये अगर हम कलेक्टिवली कहें, एक साथ में कहें, तो ये कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को दिखा दे रहा है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, इतना अभी टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं अभी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 2x + 3y + 50 = 0। द वैल्यू ऑफ by(x). आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिया है y ऑन x 2x + 3y + 50 = 0। आपको by(x) की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। आपके ऑप्शन है 2/3, -2/3, -3/2 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए रिग्रेशन मॉडल हमने क्या पढ़ा है, रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल पढ़ा है y = a + bx। y आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंडेंट है बाकी सारे एलिमेंट पे। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। a आपका इंटरसेप्ट है और b आपका स्लोप या फिर इसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो गड़बड़ है, तो उसको हम रीअरेंज करेंगे। जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में करेंगे। तो y = क्या हो जाएगा? a + bx। y की वैल्यू दिया है 3y = इसको शिफ्ट करेंगे उस साइड, तो 2x है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -2x हो जाएगा। और +50 है तो उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। y = -2 अपॉन, यहाँ देखिए 3 × y है, 3y का मतलब क्या है? 3 × y, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? -2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन। आपके ऑप्शन है रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले जान लो कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट का क्या मतलब है। ओरिजिन का क्या मतलब है? प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो भी आपको एग्जांपल दिया गया है, चाहे वो रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये सारे क्या हैं? इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। ये सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी अगर इसमें प्लस या माइनस करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, स्केल का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर ये कर रहे हैं तो उससे प्रभाव पड़ेगा, वो डिपेंडेंट होगा। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑन स्केल, ये भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दिए हैं, उनके शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 6.5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है 6.50 और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे रखी है 6। देन द टू नंबर्स आर, आपको दो जो नंबर हैं उनकी वैल्यू बतानी है जिससे ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हुआ है। आपके ऑप्शन है 6 and 7, 9 and 4, 10 and 3, 8 and 5। तो देखिए सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दो नंबर है वो A और B हैं। अर्थमेटिक मीन जब हम निकाल रहे थे तो एक फॉर्मूला होता है उसमें कि A + B/2, ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है।
मान लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 9 और b इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या ये 6.50 आता है या नहीं, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो दो नंबर हैं वो क्या होगा। 9 + 4 करेंगे अपॉन 2, तो 9 4 13 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.50। ये आपका अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये तो सही है। ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट AB। ए की वैल्यू क्या है 9 × 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू भी 6 है। तो जो दो नंबर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 9 और 4। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। लेकिन आप बाकी नंबर्स को भी एक बार इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखना। ये देखिए दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक बार डिटेल में इसको अपने से कैलकुलेट करके चेक कर लेना। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप फ्री में सारे लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो। तो ये था स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।